जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से, जिसमें कि अब कहा जा रहा है कि भारत की जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं वो अब कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स तैयार करेंगी। बाकायदा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई सभी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी को ये सब मिल जाएगा। बाकायदा जो भारतीय डिफेंस कंपनियां हैं या डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें पहले क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा करना होगा, जिसके बाद मिसाइल सिस्टम का वो प्रोडक्शन देश में कर सकती हैं। ये फैसला भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, क्योंकि अब केवल डीआरडीओ का काम सिर्फ मिसाइल डेवलप करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वो तेज़ी से इन टेक्नोलॉजीज़ को भारतीय इंडस्ट्रीज़ को पहुंचा सकता है। और ऑब्वियस बात है, इससे हमारा प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी डिफेंस कंपनीज ही इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी, बाकायदा इंडियन एमएसएमईज और जो दूसरे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे, यानी कि उनको भी एक बड़ा मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फ़ायदे की। पहला फ़ायदा तो ये है कि मिसाइल प्रोडक्शन की क्षमता हमारी बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि विदेशियों से जो डिफेंस इंपोर्ट्स पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा, जिसमें कि आने वाले वक्त पे डीआरडीओ नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेगा और उन्हें भारतीय इंडस्ट्रीज़ को देगा, ताकि वो बड़े स्केल पर इनको मैन्युफैक्चर कर सके। और इसे ही कहते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि भारत मिसाइल खरीदने वाला देश नहीं है अब, बल्कि एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की CSIR-NAL ने देश की राजधानी दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन सार्वजनिक किए हैं। और इन तीनों इंजनों के नाम हैं NG05, NG50 और NG100। इनकी थ्रस्ट कैपेबिलिटी भी अलग अलग है, जो कि 5 kgf, 50 kgf और 100 kgf तक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल स्पेशली टेक्टिकल जो हमारी UAVs हैं, ड्रोन इंटरसेप्टर्स हैं और इवन जो कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके लिए इन्हें डेवलप किया गया है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है NG100 इंजन, क्योंकि ये 100 kgf का थ्रस्ट देता है, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भविष्य में इस इंजन का इस्तेमाल हमारी जो लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें किया जा सकता है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के प्रपोजन सिस्टम से 1000 किलोमीटर रेंज और करीबन 200 किलो पेलोड वाली जो मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन है उसे बनाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर ये एक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, कोई अप्रूवल नहीं मिला इस चीज़ के लिए कि ये इंजन अभी मिसाइल पर इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि डीआरडीओ अब मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेगा हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, खासकर की जो कन्वेंशनल मिसाइल है उनकी टेक्नोलॉजी वो देगा। तो दूसरी तरफ हमारा स्वदेशी इंजन तैयार हो गया, जो कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, UAVs मतलब इन सब के लिए स्वदेशी ताकत देगा। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, डिफेंस का जो हमारा मॉडल है वो केवल अब डीआरडीओ तक सीमित नहीं रहने वाला। भारत सरकार की स्ट्रैटेजी साफ है, डीआरडीओ और NAL टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करो और इंडियन इंडस्ट्री उसे एब्जॉर्ब करें और फिर बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन करें। और इसी तरीके की अप्रोच दोस्तों आने वाले टाइम पे भारत को मिसाइल, UAV और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मजबूती से खड़ा कर सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत की जो न्यूक्लियर डिफेंस क्षमता है उसे एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि चौथी अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे कि INS अरिसूदन भी कहा जाता है, ये अब अपने एडवांस सी ट्रायल से गुजर रही है। 2024 में पनडुब्बी लॉन्च हुई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 के अंत तक इसके सी ट्रायल्स पूरे हो सकते हैं। इसके बाद कमिश्निंग प्रोसेस शुरू होगा, जो कि 2027 के आसपास हो सकता है। इस पनडुब्बी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो सबमरीन है वो अरिहंत क्लास के बड़े स्ट्रेच कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी करीबन 7000 टन के आसपास बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर INS अरिहंत 6000 टन क्लास की पनडुब्बी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो है मिसाइल क्षमता का। ये जो स्ट्रेच वेरिएंट है इसमें ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च क्षमता दी गई है, मतलब मिसाइल ज़्यादा संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकती है। और ये भारत की सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर डिफेंस को काफ़ी मजबूत भी करेगा। तो मेरा यहाँ पर साफ तौर पर मानना है कि एक नई सबमरीन की यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही है। अगर INS अरिसूदन अपने शेड्यूल के हिसाब से सर्विस में आ जाती है तो भारत की SSBN फ्लीट जो है वो 4 पनडुब्बियों तक पहुँच जाएगी। और इसका स्ट्रैटेजिक फ़ायदा पता क्या है, वो है सर्वाइबिलिटी का। और ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं वो स्पेशली समुद्र में छिपकर ऑपरेट होती हैं, और इनका स्ट्रैटेजिक महत्व तो भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये SSBN भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। और 4 SSBN होने से भारत को बड़े फायदे हैं। पहले तो पेट्रोलिंग लगातार हो पाएगी, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग के बीच जो रोटेशन मेंटेन करना है वो भी ईजी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन यानी कि S5 क्लास SSBN पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, भारत और चाइना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के NSA अजीत डोवाल जी ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ बातचीत की, और ये बातचीत बीजिंग में चल रही है, जो कि 25th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग के तहत चल रही है।
और इस मीटिंग में पता है भारत ने क्या मुद्दा रखा? ऑब्वियसली बात है, भारत ने यहाँ पर जो मुद्दा रखा है वो है बॉर्डर इश्यूज को लेकर। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष बॉर्डर मैनेजमेंट, पेट्रोलिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चर्चा कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर है बफर जोन का। 2020 की में आपने देखा होगा कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट के दौरान बफर जोन तैयार किए गए थे और भारत का यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि इन क्षेत्रों में मिलिट्री पोजीशंस को मई 2020 से पहले वाली स्थिति की ओर वापस लाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फाइनल एग्रीमेंट अभी हो गया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बातचीत है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2020 के बाद भारत चाइना रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल सैनिकों की संख्या की नहीं बल्कि LAC पर ट्रस्ट और पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स है। डामचौक और डेप्सांग में तो 2024 के बाद पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी, लेकिन जो दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर कंडीशन अभी भी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। यही वजह है कि भारत का अगला टारगेट सिर्फ डिसएंगेजमेंट नहीं है बल्कि धीरे धीरे डी एस्केलेशन और फिर डी इंडक्शन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फिलहाल यहाँ पर टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आने वाले समय में ब्रिक्स समिट भी होने वाला है जो कि भारत में होगा और यहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स है वो आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने मैसेज बिल्कुल साफ दे दिया चाइना को, बॉर्डर पर जब शांति और स्टेबिलिटी रहेगी तभी बायलैटरल रिलेशंस पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि फाइनल क्या रिपोर्ट सामने आती है, दोनों देश क्या साझा स्टेटमेंट यहाँ पर शेयर करते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना अब जल्द ही मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में INS निपुण को कमीशन करने वाली है। ये निस्टार क्लास का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसे कि DSV कहते हैं वो है। बता दें कि इस शिप को स्पेशली पैच और इस जहाज को भारत में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL ने विशाखापट्टनम में डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया है। अब इस जहाज की कमीशनिंग की तैयारी पूरी हो गई है। INS निपुण दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल वॉरशिप नहीं है। इसे स्पेशली डीप सी डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशन यानी कि पानी के अंदर ऑपरेशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। INS निपुण में दोस्तों मॉडर्न डाइविंग सिस्टम, अंडर वाटर इंटरवेंशन फैसिलिटी और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम भी दिए गए हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस को सपोर्ट करना। यानी कि अगर समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी से जुड़ा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में INS निपुण रेस्क्यू और अंडर वाटर सपोर्ट ऑपरेशन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो मॉडर्न नौसेना है उनके लिए डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और सबमरीन यही काफ़ी नहीं होते, बल्कि इस तरीके के वॉरशिप्स को सपोर्ट करने वाले स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वजह है कि INS निपुण जैसे वेसल्स भारतीय नौसेना को लंबे और कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर मिशंस में डाइवर्स रेस्क्यू टीम्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करने की क्षमता देंगे। और इस जहाज को भी भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर बनाया है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने एक और देश के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करना शुरू कर दिया और इस बार भारत ने अपना पार्टनर चुना है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में सेकंड भारत न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित हुआ और इस बैठक में दोनों ही देशों ने डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे बड़ा फोकस रहा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री पर्सनल एक्सचेंजेस पर। इसके अलावा दोनों देशों ने मैरीटाइम, एयर और लैंड डोमेन्स में डिफेंस इंगेजमेंट को बढ़ाने का रोड मैप भी तैयार किया है। इवन दोनों ही देशों ने फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी कमिटमेंट को भी दोहराया। और यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत अब इंडो पैसिफिक में धीरे धीरे अपने डिफेंस पार्टनरशिप का नेटवर्क मजबूत कर रहा है। न्यूजीलैंड के साथ इस तरीके का जो बढ़ता हुआ डिफेंस कॉपरेशन है वो इसी बॉर्डर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।